Hello friends, welcome again. So today again I am here, myself Brijesh Kumar Singh, science teacher. The topic air, water and weather, plus class 4 part 2. पहले इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो हैं पार्ट 1 एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में हम लोग कुछ समझे हैं, कुछ जाने हैं, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था एयर के बारे में, वाटर के बारे में और वेदर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग जो कल इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में वाटर में हम लोग T3 स्टेट्स जो है हम लोग पढ़ चुके थे। फॉर्मेशंस ऑफ एयर करेंट्स, एयर, हॉट एंड कोल्ड वाटर, एयर एंड वाटर में भी इवापोरेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशंस के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में, समझेंगे। कंडेंसेशन it is the reverse process of evaporation. It is the reverse process of evaporation. इवापोरेशन का ये उल्टा प्रोसेस है जो कंडेंसेशन होता है, जिसको वाटर जो है कंडेंस होता है। When water vapor cools down, when water is heated, it changes into water vapor. But when water vapor is cooled down, this is the reverse process of condensation. When water vapor cool down, it changes into water. वो वापस जो है वाटर में चेंज हो जाता है। क्या? हमारा वाटर वेपर, जिसे हम कंडेंस कहते हैं। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। नाउ वी कैन सी दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। This is the change when water vapor cools down and changes into water. This is called the condense. This is the process of condensation. जब गर्म पानी यानी वाटर वेपर, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और वही वाटर वेपर जब चेंज होके वापस कूल हो जाता है और वाटर में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। सपोज किसी हम लोग ओवन में एक बर्तन में पानी वाटर हॉट कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, और उसके ऊपर किसी बर्तन से ढक देते हैं, तो क्या होता है, जब वाटर हीट हो जाता है, पानी गर्म हो जाती है, तो कुछ देर के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ढके हुए ढक्कन को अगर नीचे कर देते हैं तो वो जो है वाटर वेपर कलेक्ट होके जो वहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंटेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। वही पानी के बूंदे बूंदे जो हैं, जब उसको नीचे कर देंगे और जब वो ठंड हो जाएगा तो वो वापस वाटर में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ कंडेंसेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। कंडेंसेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेचर में, यानी हमारे प्राकृतिक के लिए ये प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है बहुत ही नेसेसरी है, एंड इट्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। नाउ ड्यू, फॉग, रेन, हेल एंड स्नो आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस ड्यू टू कंडेंसेशंस। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग वेदर, अलग अलग सीजन, अलग अलग परिस्थितियों में जो हम लोग फील करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर में कंडेंसेशन का यही होता है कि ड्यू टू कंडेंसेशन के ही वजह से ड्यू, फॉग, रेन, हेल एंड स्नो आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस ड्यू टू कंडेंसेशंस। ड्यू यानी जिसे कहते हैं हम लोग ओश या शबनम। फॉग यानी ठंड, पाला पड़ना, जब काफी ठंड जब बढ़ जाती है तो पल्ला पड़ता है ना, ठंड, फॉग, वो से हम लोग फॉग कहते हैं। कुहासा, जैसे कुहासा जो होता है, अभी ठंड में देखेंगे हम लोग कुहासा हो जाता, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुहासा। फॉस्ट यानी पाला पड़ना। रेन बारिश, बरसात। हेल
पत्थर या बर्फ का गिरना, ओलावृष्टि जिसे हम लोग कहते हैं, ओला बारिश, ड्यू टू कॉन्डेंसेशन। ये सारी कारणें जो है कॉन्डेंसेशन की वजह से ही होती हैं और कॉन्डेंसेशन ही इसका मुख्य कारण है हमारे प्रकृति में ये सब चीजें होने के लिए। ये देखिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंस होता है। तो इस तरह का टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जब कोल्ड हॉट चीज जब हम लोग ठंड करते हैं तो इसी तरह का होता है, और ये है कॉन्डेंसेशन। इस तरह से हम लोग वाटर वेपर को कॉन्डेंस करते हैं। नाउ वी विल लर्न ड्यू। ड्यू मीन्स ओस या शबनम। ओस की बूंदे, व्हेन द नाइट्स आर कोल्ड, जब रातें ठंड होती हैं, जिस रात जब हम लोग रात को ठंड महसूस करते हैं, रात जब ठंडी हो जाती है, वाटर वेपर प्रेजेंट्स इन द एयर, और उस ठंड रात में क्या होता है, जो वाटर वेपर, जो वाष्प जो है एयर यानी हवा में जो मौजूद रहता है, व्हेन द नाइट्स आर कोल्ड, जब रात ठंड होते हैं, जब रात को ठंड होती है, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कॉन्डेंसेस एंड अपीयर्स एज ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्राउंड। तो वो जो वाटर वेपर है, हीट के कारण जो वाटर वेपर में, एयर में जो वाटर वेपर है वो कॉन्डेंस हो जाता है, वापस रिवर्स में वो ठंड हो जाता है। कॉन्डेंस होने के कारण टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो कलेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड पे, प्लांट्स पे एंड ऑल्सो ऑन अदर सरफेसेस, सुबह हम लोग देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए, ये जो ओस की बूंदे पड़ी हुई है जिसे ड्यू कहते हैं, पत्तों पर, धरती पर, जमीन पर, कहीं कहीं भी कोई व्हीकल्स भी अगर बाहर हम लोग खड़ा कर देते हैं तो देखेंगे ओस के कारण उस गाड़ी भी भीग जाती है, वो व्हीकल्स भी भीग जाते हैं, सीट्स वगैरह जो है भीग जाते हैं, नमी आ जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ कॉन्डेंसेशन जो ड्यू फॉल होता है इसी के कारण होता है, और यही जो है दिस इज कॉल्ड ड्यू। उसी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को हम लोग ड्यू कहते हैं। वी ऑफेन सी ड्यू ड्रॉप्स अर्ली ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ठंड में सुबह का समय, विंटर सीजन में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम लोग ये ड्यू किसी पत्ते पर, किसी व्हीकल्स पर, ऑन लीव्स, फ्लावर्स एंड व्हीकल्स स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, बाहर खुले आसमान के नीचे जो भी चीज़ें रहेंगी वो सभी ओस की बूंदों से भीगी हुई मिलेगी और ओस की बूंदें उस पर नजर आएगी। अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर सीजन वी सी ड्यूज on leaves, flowers and vehicles standing outside at homes. This is dew, like this we can see. Now frost. Frost means ठंडा, यानी जो पाला पड़ता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर लो होने के कारण जो पाला पड़ता है उसे हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट इन एक्सट्रीम विंटर, जब ठंड बढ़ जाती है, इन एक्सट्रीम विंटर द अर्थ बिकम्स वेरी कोल्ड। हमारा धरती जो है, हमारी पृथ्वी जो है बहुत ठंड हो जाती है और ठंडा काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण द सरफेस वाटर और इवन ड्यू फ्रीजेस इनटू टाइनी वाइट क्रिस्टल्स। हमारे जमीन पे जो पानी है वो चेंज हो जाता है, क्रिस्टल्स एकदम चमकीला चमकीला टाइप का जो है द सरफेस वाटर और इवन ड्यू फ्रीजेस। ड्यू जो होता है वो भी और पिघल जाता है और वो फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वाइट क्रिस्टल्स में एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, और इसे हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं, पल्ला पड़ना। सी द पिक्चर ऑफ फ्रॉस्ट। इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू क्रॉप्स, और ये फ्रॉस्ट जो है हमारे क्रॉप्स को, हमारे फसल को बहुत नुकसान करता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी फसलों के लिए, जिसे हम लोग पाला कहते हैं, यानी ठंड, काफ़ी अधिक ठंड जो होता है। ये है फ्रॉस्ट। विंटर सीजन में हम लोग इसको महसूस करते हैं जब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती है। नेक्स्ट फॉग। ये भी हम जो है फॉग को भी हम लोग ठंड में ही महसूस करते हैं, और ठंड के समय में ही, विंटर सीजन में ही फॉग भी नज़र आता है। फॉग यानी कुहासा या कोहरा, कुहासा या कोहरा। ए थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉर्म
above the land and water is called fog. A thick clouds मतलब बादल का जो है मोटा चादर, वाटर ड्रॉप्स पानी की बूंदे जो है जब बादल के तरफ मोटा चादर में जब चेंज हो जाता है, थिक क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स पानी के बूंदों के जो इकट्ठा हो जाते हैं और जो बादल का रूप ले लेते हैं, वही मोटा बादल का रूप अबव द लैंड धरती के ऊपर, एंड वाटर इज कोल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं, जो कुहासा के रूप में हमें ठंड के समय नज़र आता है। कुछ भी नज़र नहीं आएगा, धुआं धुआं टाइप का सब कुछ दिखाई देता है, और हमारे बगल के भी लोग नज़र नहीं आते हैं, जिसे हम लोग कोहरा, कुहासा या फॉग कहते हैं। नेक्स्ट, रेन। दिस ऑल, ये सारी चीजें जो है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, रेन, हेल, स्नो, दिस ऑल आर कॉजेस ड्यू टू कॉन्डेंसेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर नेचर। अब रेन में हम लोग क्या, यानी बारिश या बरसात। When the sun shines, water from lakes, rivers, seas, etc. When the sun shines, जब सूर्य चमकता है, शाइन्स करता है, शाइन, तो वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, सीज etc. changes into water vapor and evaporates. Heat of the sun, सूर्य के गर्मी के कारण और उसके तापमान के कारण जब सूर्य चमकता है, ज़्यादा तापमान रहता है, और जब ज़्यादा हीट करता है, ड्यू टू सन हीट, द वाटर फ्रॉम द वाटर यानी जल जो है हमारे झीलों का, हमारे झील, नदियाँ, समुद्र, पोखर, तालाब वगैरह में जो चीज़ जो है जहाँ पानी या वाटर मौजूद है, वो हीट हो जाता है, यानी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वाटर वेपर में चेंज होकर वो ऊपर के तरफ राइज करने लगता है, यानी भाप बनकर उड़ने लगता है। When it rises very high in the sky, जब ये ऊपर उठकर ज़्यादा ऊंचाई पर और आकाश के करीब पहुंच जाता है, it condenses to form small droplets of water, और जब ऊपर ज़्यादा आकाश में जाने के कारण, आसमान में जाने के कारण ये कॉन्डेंस होने लगता है, यानी इवापोरेशन का रिवर्स कंडीशन में आ जाता है। कॉन्डेंस होकर ये जो वाटर वेपर है, इवापोरेशन हुआ, ये वाटर वेपर कलेक्ट हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के रूप में, जो इकट्ठा हो जाता है और वो क्लाउड फॉर्म्स करता है, जिससे बादल हो जाते हैं, बादल फॉर्म करते हैं। These droplets joins together to form clouds, यही पानी के बूंदे इकट्ठा होकर बादल के रूप में तैयार हो जाते हैं। When these clouds pass through cooler air, और यही बादल जब उड़ते उड़ते ठंड हवा के संपर्क में आते हैं, तो दे गेट कूल्ड फर्दर, और बाद में जो है हवा, ठंड हवा के संपर्क में आने से ये ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद द वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम हेवियर एंड फॉल टू द अर्थ, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, पानी की बूंदे जो क्लाउड का रूप लिया हुआ है, ये ठंड होने के कारण भारी हो जाता है, और भारी होने के कारण ये अर्थ पे एज अ रेन, बारिश के रूप में वापस हमारी धरती पर आता है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशंस कहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ रेन वाटर इनटू एटमॉस्फेयर। ये जल चक्र जो है हमारा, जल का जो चक्र है, धरती से, हमारे नदियों से, तालाबों से, समुद्रों से जल जो है सन हीट के कारण वाटर वेपर में चेंज होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्लाउड्स में चेंज हो जाता है, फिर वापस क्लाउड्स जो है ठंड हवा के संपर्क में आने के कारण हेवी हो जाता है, और वो फिर पानी के बूंदे वापस धरती पर आती है। दिस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर साइकिल इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉज ऑफ रेन, यही कारण है रेन होने का। अब हम समझेंगे हेल। हेल यानी ओला वृष्टि, ओला पड़ना, बोलते हैं ना ओला पड़ गया, या बर्फ का जो मोटा मोटा गोला गिरता है ओला, वो ओला पड़ना। तो ओला क्या क्या होता है? हेल मीन्स ओला पड़ना।
when raindrops pass through very cold air in the atmosphere, they freeze into balls of fire. क्या होता है, जब पानी की बूंदे, जब क्लाउड्स जो है बहुत ज़्यादा ठंड हवा के संपर्क में आ जाता है, कोल्ड रीजियंस बहुत ज़्यादा ठंड हवा के संपर्क में आ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में, तो ये जो पानी की बूंदे जो क्लाउड्स में हैं, ये क्या होता है, ज़्यादा फ्रीज हो जाती हैं और ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर चेंज इनटू हेल यानी ओला में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. दिस बॉल्स ऑफ आइस फॉल टू द ग्राउंड एज हेल, और यही आइस का जो बॉल है हमारे ग्राउंड पे ये जो है हेल के रूप में नीचे गिरता है. देख सकते हैं आप, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा होता है ना बड़ा बड़ा, वैसे ही इतना बड़ा बड़ा जो है हेल ग्राउंड पर गिरता है. क्यों? क्योंकि क्लाउड्स में जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, ये जब संपर्क यानी ठंड हवा, ज़्यादा ठंड हवा के संपर्क में हमारे वायुमंडल में आते हैं, तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, ये छोटी छोटी जो वाटर पानी की बूंदे हैं, ये फ्रीज हो जाती हैं, ज़्यादा ठंड हो जाती हैं. ज़्यादा फ्रीज होने के कारण डिस्चेंज इनटू हेल, बॉल ऑफ आइस यानी आइस के टुकड़ों में चेंज हो जाता है और वही हेल के रूप में यानी ओला के रूप में हमारे धरती पर गिरती है. दिस इज द पिक्चर ऑफ हेल. वन अमेजिंग फैक्ट, डू यू नो? Look, do you know the largest hailstone? हेल यानी ओला पत्थर जो है, बर्फ का जो बॉल जो है, आइस का बॉल, द largest hailstone ever recorded was 47.6 centimeters in circumference, almost as big as a football. अब तक के वेदर फोरकास्ट में, अब तक के जो है वेदर फोरकास्ट में ये रिकॉर्ड किया गया है कि सबसे ज़्यादा साइज का हेल स्टोन जो है 47.6 सेंटीमीटर का था, जो कि हमारे ग्राउंड पे आया था, गिरा हुआ था, मतलब हेल स्टोन हुआ था. सबसे बड़ा हेल स्टोन जो है 47.6 सेंटीमीटर, जिसकी बड़ाई जो है, जिसकी लंबाई जो है, जो गोला जो था, वो आइस का जो गोला था हेल स्टोन का, वो लगभग एज बिग एज फुटबॉल, फुटबॉल के साइज का था. कैन यू इमेजिन? फुटबॉल के साइज का हेल स्टोन हमारे ग्राउंड पे गिरा हुआ था. एंड इट फेल ऑन 27 जून, और ये जो है 22 जून यानी 22 जून 2003 इन द टाउन ऑफ ऑरोरा, नेब्रास्का, यूएसए में ऑरोरा नेब्रास्का जगह है जहां पर 2003 में फुटबॉल के साइज का, जिसका जो है 47.6 सेंटीमीटर का साइज था, हेल स्टोन के रूप में हमारे धरती पर गिरा था. ये अभी तक का रिकॉर्डेड किया हुआ हेल स्टोन है. नाउ स्नो यानी बर्फ, स्नो यानी बर्फ. द वाटर वेपर freezes in air suddenly when it is very cold and fall as tiny white flakes called snow. वाटर वेपर क्या होता है? जब वाटर वेपर, when the water vapor freezes in air, जब हवा में हमारा वाष्प यानी वाटर वेपर जब फ्रीज हो जाता है, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है और वो जब फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है, when it is very cold and fall as tiny white flakes called snow. और काफी ठंड होने के कारण वो जो है फ्लेक्स यानी रुई के फाहे की तरह जमीन पर गिरता है, और ये केवल और केवल ओनली इट फॉल्स ऑन हिली स्टेशंस, हिली प्लेसेस एंड कोल्ड रीजियंस, जिसे हम लोग स्नोफॉल के रूप में जानते हैं, यानी बर्फ गिरी. जैसे कि हिली स्टेशन में हम लोग देखे होंगे कि काफ़ी लोग जो है स्नोफॉल का एंजॉय करने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं. दैट्स लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नोफॉल. नाउ
Underground water. A part of rainwater sinks into the ground. It passes through topsoil, subsoils and porous rocks. A part of rainwater sinks into the ground. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो रेन होता है, बारिश जब होती है तो पानी जो हमारे ज़मीन पर आता है तो वो पानी बहकर कुछ नदियों में चली जाती है, कुछ नहरों में चली जाती है, कुछ तालाबों में, झीलों में स्टोर हो जाती है। लेकिन कुछ वाटर जो है, रेन वाटर जो है, हमारे ज़मीन के अंदर भी स्टोर हो जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम लोग कहते हैं। हमारे ज़मीन के अंदर भी एक लेयर के बाद आपको पानी मिलेंगे। जैसे द रेन वाटर सिंक्स इनटू द ग्राउंड, उसी तरह रेन वाटर भी जो है ज़मीन के अंदर जाके कलेक्ट हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। दिस पासेस थ्रू टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पोरस रॉक्स। और ये टॉप सॉइल, सब सॉइल और पोरस रॉक्स के माध्यम से वहाँ पे सिंक होता है। इट फाइनली सेटल्स ऑन नॉन पोरस रॉक्स, और जहाँ नॉन पोरस रॉक्स होते हैं वहाँ पे ये फाइनली सेटल हो जाते हैं। दिस इज हाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज फॉर्म। इसलिए अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल लेवल। लुक, ग्राउंड के हम कभी भी देखेंगे, हम लोग जब ट्यूबवेल हमको लगाना है या एक वेल खुदवाना है तो ज़्यादा हम लोग डिग करते हैं, तो डिग करते 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 एक लेवल के नीचे हमें पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो अंडर द ग्राउंड, हर ग्राउंड में, हर ज़मीन में एक लेवल के नीचे वहाँ पे पानी या वाटर आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। और यही जो है लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड का वाटर लेवल को ही हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। इट मे बी हाई और लो अकॉर्डिंग टू द सीजन। और सीजन के कारण, मौसम के कारण ये जो वाटर टेबल है अंडरग्राउंड लेवल वाटर का, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समर सीजन में, गर्मी के मौसम में, व्हेन द सन हीट्स एंड हाई टेम्परेचर के कारण पानी जो है, बड़े बड़े नदियों का, बड़े बड़े तालाबों का पानी सूख जाते हैं। सूख ड्राई होने के कारण वाटर लेवल जो है अंडरग्राउंड का नीचे चला जाता है, बहुत लो हो जाता है। और फिर मॉनसून के आते ही, जैसे ही मॉनसून आता है और रेनफॉल होने लगता है तो ये अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है हमारे वाटर टेबल में और हाई हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इट मे बी हाई और लो अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अनुसार ये अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है हाई या लो होते रहता है। इन समर वाटर इवापोरेट्स मोर, सो द वाटर टेबल इज लो। सन के इन समर यानी गर्मी के समय वाटर जो है ज़्यादा इवापोरेट्स होता है, चेंज इनटू वाटर वेपर, वाष्पीकरण के कारण जो है वाटर जो है इवापोरेट्स होने लगता है, तो पानी का जो लेवल है लो हो जाता है। इन विंटर एंड रेनी सीजन वाटर कलेक्ट्स बिलो द सॉइल and less evaporation takes place, the water table is usually high in these seasons। और विंटर में, रेनी सीजन में, मॉनसून में जो है इवापोरेट्स नहीं करते हैं, लेस इवापोरेट्स करते हैं, जिसके कारण वाटर इकट्ठा हो जाता है और इस समय ड्यूरिंग दिस सीजन्स वाटर लेवल जो है हाई हो जाता है। नेक्स्ट, इफ द वाटर टेबल इज नियर द सरफेस, अगर जमीन के करीब ज्यादा ग्राउंड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिग नहीं करें और थोड़ा सा ही डिग करने के बाद अगर वाटर टेबल नजदीक आ जाता है, जस्ट लाइक 40 फीट, 50 फीट, 30 फीट, 60 फीट के अगर डिग खुदाई करने के बाद हमें वाटर मिल जाता है, तो वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली बाई मीन्स ऑफ हैंड पंप्स। हैंड पंप्स के द्वारा हम लोग इजीली इस वाटर को ऊपर हम लोग ला सकते हैं, उस वाटर को हम लोग यूज करते हैं। एंड डीप वेल एज आर नॉट नेसेसरी, और डीप वेल यानी गहरा कुआं के कारण, गहरे इनार यानी कुएं में भी भी उस वाटर को हम लोग ले सकते हैं। बट व्हेन द वाटर लेवल इज लो, वेल्स हैव टू बी डग डीप एंड वाटर हैज टू बी पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप्स। लेकिन अगर वाटर लेवल लो है, बहुत ज़्यादा लो है,
तो हमें वेल यानी कुआं खोदने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई डीप करना पड़ेगा, या फिर उस पंप से भी हम लोग हैंड पंप से भी उस वाटर को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक पंप्स या मोटर का इस्तेमाल करके मोटर के द्वारा उस वाटर को वापस ऊपर लाया जा सकता है। तो ये रहा हमारा जो है वाटर लेवल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे वेदर यानी मौसम। वेदर इज डिफरेंट फ्रॉम द सीजन्स। वेदर और सीजन में बहुत अंतर है। वेदर वो होता है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर जो है ये कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल के हिसाब से वेदर जो है चेंज होते रहता है पार्टिकुलर टाइम में। इट इज कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के अनुसार कंसीडर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण, हवा के कारण, मॉइस्चर यानी नमी के कारण वेदर जो है ठंड हो जाता है, गर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है और ह्यूमिड हो जाता है। दिस चेंजेस बाय टुडे, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या कुछ पल के लिए। जैसे अभी अगर तेज हवा चलने लगे तो वेदर ठंड हो जाएगा। अभी अगर बादल आ जाए, कहीं से बारिश होने लगे तो वेदर रेनी हो जाएगा, बारिश होने लगे। सन हीट करने लगे, सन का लाइट बहुत ज़्यादा सन साइंस करने लगे तो कोल्ड हॉट वेदर हो जाएगा। तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारी वायुमंडल में के परिवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के परिवर्तन के कारण, विंड एंड मॉइस्चर, हवा के गति और सूर्य के प्रकाश के हिसाब से वेदर जो है गर्म, ठंड या सूखा या नमी की तरह होता है। वेदर चेंजेस डे टू डे। It also changes during the year. It is hot in summer, wet during monsoon and very cold in winter. Weather जो है it is also changes during the year. Weather जो है साल भर जो है चेंज होते रहता है, कभी मानसून, कभी समर, कभी वेट और वेरी कोल्ड इन विंटर। और ठंड में जो है काफ़ी ठंड आता है विंटर में। वेदर, दिस इज द पिक्चर ऑफ वेदर। सो नाउ वेदर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू डिफरेंट इन टेम्परेचर। सो वेदर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन में रहता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर बिटवीन वन प्लेस टू अनदर। दिस डिफरेंस कैन ऑकर ड्यू टू द सन्स एंगल्स एट एनी पार्टिकुलर एरिया। सन के, सूर्य के एंगल के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण जो है हमारा वेदर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का वेदर क्रिएट होता है। आज अगर यहाँ ठंड ज़्यादा है तो किसी दूसरे स्टेट में देखेंगे कि ठंड कम है, किसी दूसरे स्टेट में, अलग स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ ठंड अधिक है, कहीं ठंड कम है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं बारिश हो रही है, कभी कहीं स्नोफॉल हो रहा है, कभी हेल स्टॉर्म हो रहा है। तो इस तरह के वेदर हर जगह चेंज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर and moisture between one place to another. These differences can occur due to the sun's angle at any particular area. और सन के कोण के कारण, सूर्य की का जो कोण होगा, सूर्य का जो पोजीशन होगा, जिस कंडीशन में रहेगा उस हिसाब से वेदर चेंज होते रहता है और एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते रहते हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट है वेदर का सन। सन जो है हमारे वेदर पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है सन का। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि सन जो है हमें हीट और लाइट प्रदान करता है। द हीट ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ ड्यूरिंग द डे। सूर्य की गर्मी जो है दिन के समय हमें गर्म रखती है। सो द डेज आर वार्म, जिसके कारण दिन जो है गर्म रहता है। और आफ्टर सनसेट नो हीट कम्स फ्रॉम द सन। सूर्य अस्त हो जाने के बाद जब सन सेट हो जाता है तो सन के द्वारा कोई भी हीट हमें नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण देयरफॉर नाइट्स आर कूल, रात जो है ठंड होती है।
और द आफ्टरनून टाइम इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। दोपहर का समय जो होता है वो दिन का सबसे गर्म प्रदान करता है, सबसे गर्मी पार्ट होता है, उस समय सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। बिकॉज दिस is because the sun is overhead at noon and the sun's rays fall straight on the earth। क्योंकि दोपहर के समय एट आफ्टरनून, नून के समय क्या होता है, सन जो है डायरेक्टली हम लोग के ओवरहेड में रहता है और उसका रेज जो है डायरेक्ट फॉल ऑन द अर्थ, जिसके कारण दोपहर में गर्मी ज्यादा होती है और ये सारा दिन का सबसे ज्यादा गर्म वाला पार्ट होता है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ आर स्लैंटिंग। सुबह के समय और शाम के समय सन का रेज जो है स्लैंटिंग यानी थोड़ा सा झुका हुआ आता है और डायरेक्ट नहीं आता है, इसलिए सुबह और शाम के समय हमें उतना गर्म या गर्मी महसूस नहीं होती है। एंड देयरफॉर दिस टाइम्स आर नॉट वेरी हॉट, इसलिए इन समय पे हमें ठंड गर्म महसूस नहीं होती है। सन चेंजेस स्टेट्स ऑफ वाटर देयर बाय कॉजिंग ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो एटसेट्रा। और सूर्य के कारण ही पानी का स्टेट्स यानी पानी का रूप चेंज हो जाता है, देयर बाय कॉजिंग ह्यूमिडिटी, जिसके कारण ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, रेन बारिश होता है, स्नोफॉल होता है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा जो है वेदर इफेक्ट करता है सन के कारण वेदर ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब आजकल हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी समझते हैं। वेदर फोरकास्टिंग यानी आने वाले 2 दिन में वेदर हमारा कैसा होगा ये पहले से ही जो है अनाउंस हो जाता है और पहले से ही हम लोग जान जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ फ्यूचर टाइम एट अ गिवन लोकेशन। वेदर फोरकास्टिंग जो है हमें ये पता, वेदर फोरकास्टिंग से हमें ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, आने वाले 2 दिनों में या 3 दिनों में या आने वाले 1 हफ्ते में वेदर कैसा होने वाला है। ये सब जो है एक नए साइंस का एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, जिसके द्वारा जो है हमें वायुमंडल के द्वारा वायुमंडल में होने वाले बदलाव या उसके प्रभाव के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है। ये से हम लोग वेदर फोरकास्ट कहते हैं। वेदर फोरकास्ट हमें न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में, रेडियोज़ में भी पहले से ही पता चल जाता है कि आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश होने वाली है, आने वाले 2 दिनों में ठंड पड़ने वाला है या गर्मी पड़ने वाली है। ये सारी जानकारियाँ हमें वेदर फोरकास्ट के द्वारा ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल वी हैव लर्नड। हम लोग जो है आज वेयर, वाटर और वेदर के बारे में समझें, जाने। होप आप लोग को भी समझ में आया हो, आप लोग भी इसे समझे हो। सो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।